दोस्तों हमारा पहला जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब दोस्तों इसको ऐसे समझेंगे कि लाइट जब चिकनी सरफेस पे टकराती है, ठीक है, तो वो टकराने के बाद एक दूसरी डायरेक्शन में लौट जाती हैं। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ से सन से जैसे कि ये लाइट आई यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, और यहाँ पर ये सरफेस है, ठीक है, चिकनी सरफेस है, यहाँ पर वो टकराकर लाइट वापस से वातावरण में चली गई। आप जिसे देखा आपने, तो ये ध्यान रखिएगा बस कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती हैं वो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए आगे और नेक्स्ट हम समझते हैं। अगला है दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ध्यान से देखिएगा पूरा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और वो लाइट कैसे उस पे जा रही है? तिरछी अगर अगर वो इंसिडेंट होती है, ठीक है ना, तो अपनी मेन डायरेक्शन से वो हट जाती हैं। ये पूरी घटना जो होती है ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम डायग्रामेटिकली थोड़ा समझते हैं कैसे क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ, अगर मान लो कि ये जो आप नीचे का सेक्शन देख रहे हैं वाटर का सेक्शन पूरा, और ऊपर का एयर है, ठीक है, तो ये दो अलग अलग मीडियम हो गए, ठीक है, माध्यम हो गए। ठीक है ना, तो नीचे वाटर का अलग और एयर का अलग हो गया। अब जो ये ऑब्जर्वर दिख रहा होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर ये ऑब्जर्वर दिख रहा है, ठीक है, डायग्राम में, तो जब रे जो है, ठीक है, लाइट जो है, रे जो है, वो एक वाटर मीडियम से एयर मीडियम में जा रही है, ठीक है ना, तो एक्चुअल पोजीशन कहाँ पर है मछली की? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मछली है, तो जब वो रे ऐसे जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर वो इस ऑब्जर्वर को दिखती है, ठीक है ना, तो वो अपने मेन डायरेक्शन से हट जाती है। एक्चुअल डायरेक्शन क्या थी दोस्तों इसकी? ये जा रही थी, ये ये इसकी एक्चुअल डायरेक्शन थी, बट इस डायरेक्शन से वो हटकर हल्की सी बैंड हो गई नीचे की तरफ और ऑब्जर्वर को दिखी है। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा इसके बताया रियल लाइफ के एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। आपको पूरी सिचुएशन समझ में आ चुकी है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और तिरछी अगर आपतित हो रही है वो, तो अपने मेन डायरेक्शन से वो थोड़ा सा हट जाती हैं। ठीक है, तो जब अपना वाटर से एयर की तरफ जा रही है वो, ठीक है ना, तो ये अलग अलग मीडियम है दोनों। ठीक है, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। तो नीचे वाला जो वाटर वाला है वो डेंसर मीडियम है, और जो एयर वाला जो है वो रेयर मीडियम है। ठीक है, तो जब डेंसर टू रेयरर में जा रही है लाइट, तो वो अपने जो उसका मेन लाइट जो जा रही है वो परपेंडिकुलर से थोड़ा सा वो क्या होती है दोस्तों, अपनी हट जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल ये है कि तारों का टिमटिमाना भी यही होता है। अब तारों का टिमटिमाना कैसे, क्या एग्जाम्पल हम समझते हैं। देखो क्या होता क्या है कि तारे, ये पृथ्वी होती है हमारी, ठीक है, अब तारे जो होते हैं वो इतनी दूर होते हैं, ठीक है, मान लो तारा यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, पूरे जो ब्रह्मांड में तारे फैले हुए हैं, ठीक है। अब पृथ्वी के ऊपर भी बहुत सारी लेयर होती है, अलग 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 टाइप की लेयर होती है, ठीक है ना, तो जब इन तारों की लाइट जब पृथ्वी पर आती है, तो हर लेयर में वो क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट होती जाती हैं। तो वो रिफ्लेक्ट होती जाती हैं, लाइट लाइट रिफ्लेक्ट होती जाती हैं और हमारे तक पहुंचती है। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों, हमको वो तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यही कारण होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही। ठीक है, ये इस कारण से ही तारे जो होते हैं टिमटिमाते हमें दिखाई देते हैं। अगला होता है पानी में पड़ा सिक्का तली से ऊपर उठाई देता है। जनरली हम देखते हैं कि पानी में जैसे सिक्का डाल देते हैं तो वो हल्का सा उसके जो बेस होता है उससे हमको ऊपर उठाई देता है। उसका कारण भी यही होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। जैसे अभी हम देख रहे थे कि मछली को देख रहे थे, तो हल्की सी जो एक्चुअल मछली की जो पोजीशन थी वो ये थी, बट जो ऑब्जर्वर के आंखों में जा रही है उस वो जा रही है उसकी अपेरेंट पोजीशन, मतलब उसको आभास हो रहा है कि मछली यहाँ पर है, बट एक्चुअल पोजीशन मछली की यहाँ पर है। ठीक है ना, तो उसी तरीके सिक्का जो होता है अपनी तली से ऊपर उठाई देता है, उसका कारण होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान से समझ लिया आपने। जब भी हम बात करेंगे कुछ इमेज की कि ऊपर दिखाई दे रही है पानी का सिक्का या मछली या कुछ, तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों इससे, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा पूरा। ठीक है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और तिरछी आपतित होती है, तो वो मेन डायरेक्शन से हट जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन।
अब आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक आता है दोस्तों हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अभी हमने समझा दोस्तों अपवर्तन, समझा हमने रिफ्रैक्शन, समझा हमने। तो आप जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा पोजीशन को। तो यहाँ पर क्या हुई दोस्तों, देखिए दोस्तों आप ये कि डेंसर मीडियम से जब रेरर मीडियम में अगर कोई रे जा रही है, तो हमने बात करी थी नॉर्मल से, जो इसका नॉर्मल है ये सेंटर में यहाँ पर, ये इस नॉर्मल से क्या होती है, वो हल्का सा हट जाती है, दूर हट जाती है। ठीक है ना। तो अब ये पहली पोजीशन थी हमारी। ठीक है, अगर मैं ये किसी एंगल से जरूर ये जा रही होगी, यहाँ से किसी एंगल से जा रही होगी। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अगर इस जो इंसिडेंट एंगल है इसका, ठीक है, आपतित कोण है, अगर मैं इस इंसिडेंट एंगल को अगर थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ठीक है ना, जैसे कि सेकंड वाली इमेज में देखिए आप, कि सेकंड वाली इमेज में अगर मैंने इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, जो रे थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, तो ये वापस सरफेस पे निकल गई। ठीक है, सरफेस पे निकल गई। ओके, दूसरे मीडियम में गई नहीं है। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिटिकल एंगल बोला जाता है, क्रांतिक कोण बोला जाता है हिंदी में। अगर मैं इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और अगर बढ़ा दूं मैं अगर इस एंगल को, तो दोस्तों क्या देखिए क्या हो रहा है, ये जो रे जिस मीडियम से जा रही थी उसी मीडियम में वापस लौट आई। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस पूरी सिचुएशन को, इस घटना को क्या बोलते हैं हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सिचुएशन इसको बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके जो मेन एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैंने आपको सिचुएशन पूरी समझा दी कि क्या एक्चुअल में पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, अपन ने वो समझ लिया है। अब हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है हीरे का चमकना। ठीक है, तो हीरे का चमकना वो ऐसा क्यों होता है, हीरे का चमकना, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, देख सुनिएगा। दोस्तों हीरा जो होता है उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, लगभग 24 डिग्री के समथिंग उसका क्रिटिकल एंगल होता है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश जो होता है, जब कोई लाइट होती है, जब वो हीरे में जब प्रवेश करती है अंदर, ठीक है, इंटर करती है, तो उसके जो अंदर की सरफेस होती है उस पर बार बार टकराती रहती है, और वहां पर उसका पूर्ण परावर्तन होता रहता है बार बार। ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन होता रहता है बार बार वहां पर। फिर क्या होता है, जब बार बार उसका रिफ्लेक्शन अंदर रिफ्लेक्शन होता रहता है, तो वो किसी ऐसी सरफेस पे टकराती है जहां पर उसका इंसिडेंट एंगल अगर 24 डिग्री से कम होगा, तो वो हीरे से क्या होती है, बाहर आ पाती है। तो ऐसा क्या होता है, बार बार होता रहता है लगातार, तो इस वजह से क्या होता है, हमें हीरे को जब हम देखते हैं तो हमको टिमटिमाता हुआ वो दिखाई देता है। तो उसका मेन कारण ये होता है। ओके, अगला हमारा दोस्तों दिखाई देता है हमें कि रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देना, मतलब हमको ऐसा प्रतीत होना कि वहां पर कोई चीज है, जैसे कि पेड़ का अपने को इमेज अगर उल्टी दिखाई देना, ठीक है, जमीन पे दिखाई देना, पेड़ नीचे दिखाई देना, और पानी का आभास होना। तो ये जो चीजें होती है, ये जो होती है, ये एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद पानी में पड़ी हुई परख नली जो होती है हमको चमकीली टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। पानी में हवा के जो भरे बुलबुले होते हैं वो टिमटिमाए देते हैं। ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर, इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो आप ये जो आपने देख लिया दोस्तों एग्जाम्पल, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कितनी बार पूछे गए हैं, तो आप इनको बस अच्छे से स्टडी कर लीजिए, इनको समझ लीजिए, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा फंडा। ठीक है, चलिए हम आगे टॉपिक को समझते हैं। तो फ्रेंड्स अगला हमारा टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि जब प्रकाश जो होता है वो प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन के पश्चात क्या होता है, प्रिज्म की बेस की ओर झुकने लगता है। ठीक है, और साथ साथ विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपने ये इसकी मेन फंडा समझ लिया कि डेफिनेशन है क्या। अब दोस्तों इसमें मेन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सूर्य जो होता है, ठीक है, जो सूर्य की लाइट होती है, हमारी सन की जो लाइट होती है, ठीक है, उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। तो उसमें लाल कलर जो होता है, रेड कलर, ठीक है ना, उसकी वेवलेंथ जो होती है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तो वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है किसकी, रेड की। ओके, और सबसे कम जो होती है वो होती है बैंगनी की। ठीक है, इसकी सीरीज होती है पूरी, मैं आपको बता देता हूँ। और जो कलर जो दोस्तों देखिए, प्रिज्म के बाद जो ये स्पेक्ट्रम हमारा बना, तो इसमें जो कलर होते हैं वो 7 कलरों में डिवाइड होती है वो रे। ओके, तो इसको याद रखने का तरीका सीरीज वाइज कैसा है, ऊपर होता है रेड, फिर इसके बाद आता है हमारा लाल होता है, उसके बाद फिर नारंगी कलर होता है, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनिया, और फिर बैंगनी कलर होता है। तो इसको याद रखने का तरीका दोस्तों मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ मैं, कि बेजानी हपीनाला। तो ये अपना एक आराम से याद रख सकते हो कि बेजानी हपीनाला, बेजानी हपीनाला। तो बैंगनी, जामुनिया, नीला, हरा, पीला,
और नारंगी और लाल। तो लाल की दोस्तों ध्यान रखिएगा, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर नारंगी की होती है और सबसे कम होती है बैंगनी रंग की, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ध्यान रख सकते हो इसका आसानी से। अब वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ मतलब कि रिपीटेशन होना उस वेव का कितने डिस्टेंस के बाद, तो वही ही जो मेन अपनी डिस्टेंस होती है उसी को हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी की डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो वो एनर्जी को भी उतना ज़्यादा उस लॉस करेगा एनर्जी का, तो एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी तो उसके पास एनर्जी कम होती है। तो लाल अगर कलर की अगर वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो उसके पास एनर्जी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। और बैंगनी रंग की अगर सबसे कम है वेवलेंथ तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये कंसेप्ट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इंद्रधनुष का बनना जो होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके अंदर इंद्रधनुष के बनने में टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मतलब परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, तीनों घटनाएं होती हैं, ठीक है। और उन तीनों घटना के फलस्वरूप वर्ण विक्षेपण डिस्पर्शन ऑफ लाइट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंद्रधनुष का बनना। ओके फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम समझते हैं फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको हम थोड़ा समझते हैं। इस घटना में होता क्या है दोस्तों कि जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जहां पर धूल या कोई अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं तो प्रकाश सभी डायरेक्शन में फैल जाता है। वो जो लाइट होती है वो डायरेक्शन में फैल जाती है, इसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन बोला जाता है, ठीक है। जिस कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन, मतलब वो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग जो का फैलेगा, वो सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अभी हमने पढ़ा कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसके पास कम एनर्जी होगी, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होगी उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। तो बैंगनी रंग जो था हमारे पास, उसकी वेवलेंथ जो है सबसे कम होती है, इसलिए एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा स्कैटर होगा। मतलब वेवलेंथ के माध्यम से हम आराम से एनर्जी तक पहुंच सकते हैं और वहां से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा रंग जो है ज़्यादा फैलेगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने ये कंसेप्ट समझा। अब आप डायग्रामेटिकली देखिए, यहाँ पर जैसे कि ये सन है, ठीक है। अब यहाँ से जो रे आ रही है, अब ये जो एटमॉस्फेयर है अपना, हमारा अपना पृथ्वी का जो वातावरण है, उसमें बहुत सारे धूल और मिट्टी और इनके कण ऊपर एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। तो उनसे क्या होता है, जब ये लाइट टकराती है, ठीक है ना, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है, इधर उधर चली जाती हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि आप ये डायग्रामेटिकली इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जनरली ये पूछा जाता है कि कौन से कलर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा उस कंसेप्ट को। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आकाश का नीला ही दिखाई देना, सूर्य के उगते व डूबते समय लाल दिखाई देना। तो जहां पर कलर की बात होगी दोस्तों, ठीक है ना, वहां पर स्कैटरिंग का टॉपिक जरूर आप दिमाग में रखिएगा। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेस्ट सीरीज में, अभी आगे हम जब टेस्ट लगाएंगे इस टॉपिक का, तो आप उसमें ध्यान रखिएगा कि अगर हमको कुछ कलर की बात हो रही है या फिर ऐसा कुछ, तो वहां पर स्कैटरिंग की बात होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वहां पर बात होगी। तो आकाश का नीला ही दिखाई देना ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, आप ऐसा समझिएगा इसको कि दिन के समय में हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा क्यों? तो कारण इसका ये है कि दिन के टाइम में सूरज जो होता है वो हमारी पृथ्वी के पास होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। सुबह और शाम के टाइम पे दूर होता है, दिन के टाइम पे वो सूरज जो होता है पृथ्वी के बिल्कुल पास में होता है। तो वहां से सनलाइट जो आती है हमारी, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग कलर्स होते हैं। तो अलग अलग कलर जब होते हैं जब वो एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो जो बैंगनी रंग है, ठीक है, जिसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, और वेवलेंथ सबसे कम है। एनर्जी ज्यादा होने के कारण जब वो मार्केट में टकराती, जब वो एटमॉस्फेयर में टकराती हैं, ठीक है, धूल के कणों से, तो वो सबसे ज्यादा फैल जाती हैं पूरे एटमॉस्फेयर में। और बाकी के जो कलर्स हैं वो भी फैलते हैं, पर उतने उतने ज्यादा लेवल पे नहीं फैलते हैं जितना बैंगनी रंग फैलता है। तो बैंगनी रंग और बाकी कलर का जो मिक्सचर बन जाता है, तो उस वजह से एटमॉस्फेयर पूरा क्या होता है, नीला हो जाता है। ऊपर का जो हम देखते हैं ना, आकाश पूरा देखते हैं हम ऊपर का, तो वो पूरा नीला दिखाई देता है हमें। इस यही कारण है उसका कि सबसे ज्यादा जो फैलता है वो बैंगनी रंग फैलता है, और बाकी कलर के साथ वो जब मिक्सचर होता है तो फिर हमें वो नीला दिखाई देने लगता है ऊपर। और ऐसा क्यों होता है कि डूबते टाइम और सूरज उगते टाइम हमें लाल दिखाई देता है? उसका कारण ये है कि इस समय पर जब वो सूरज उग रहा है और डूब रहा है,
ठीक है, जब सनसेट और सनराइज की बात आती है तो वहां पर जो सूरज होता है वो पृथ्वी से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होता है सुबह और शाम के टाइम पर। ठीक है, तो जो हमारी हमने वेवलेंथ की बात करी थी, तो हमारा रेड कलर है, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा होती है रेड कलर की। ठीक है, और एनर्जी सबसे कम होती है। तो सुबह सुबह जो होता है बैंगनी रंग की उतनी वेवलेंथ नहीं हो पाती है, इसलिए वो पृथ्वी तक उतनी नहीं पहुंच पाती जितना रेड कलर पहुंचता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वो ज्यादा ट्रेवल करेगी डिस्टेंस। तो वेवलेंथ ज्यादा है दोस्तों। तो आप वहां से देख सकते हैं कि सुबह सुबह रेड जो रे है, लाइट जो है लाल कलर की, वो पृथ्वी तक ज्यादा पहुंचती है। इस वजह से सुबह सुबह हमें जो है सूरज जो है वो लाल लाल दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंसेप्ट था उसका, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम आगे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा ह्यूमन आई, मानव नेत्र का जो डिसीज होती है, दृष्टि जो हमको होती है, ठीक है ना, दृष्टि दोष होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं हमें ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष होता है और एक दूर दृष्टि दोष होता है। इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है मैं आपको बता देता हूँ। निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये भी पूछ लिया जाता है जनरली। अब एक और चीज पूछी जाती है कि निकट दृष्टि दोष है, तो इसको थोड़ा समझते हैं हम। ठीक है, हिंदी के नाम में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, तो आप इसको थोड़ा समझिएगा। निकट दृष्टि दोष, जब भी अगर इस तरीके से अगर आंखों के अगर दोष से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा दिमाग में ऐसा रखिएगा कि जो बोल रहा है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, यह कंसेप्ट है हमारा, जो बोल रहा है वो बिल्कुल भी नहीं है, वो गलत ही बोल रहा है। तो निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा है तो मतलब गलत बात कर रहा है, निकट का दृष्टि दोष तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो पास की चीज तो अच्छी दिखाई दे रही पर दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है, तो जो बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। अब दूर दृष्टि दोष में ऐसे ही क्या होगा, दूर दृष्टि दोष, तो दूर की चीज तो अच्छी दिखाई दे रही पर पास की नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दूर दृष्टि दोष है। ठीक है ना, तो दूर की दृष्टि तो दोष हो ही नहीं सकता, उसको अपने को हमेशा उसका बोलना है, आगे उल्टा बोलना है। तो दूर की चीज तो अच्छी दिखाई दे रही है पर पास की चीज नहीं दिखाई दे रही है। तो अब ये अपने समझ लिया कि इसके अंदर की बात की ये एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जिसको निकट दृष्टि दोष हो रहा है, ठीक है ना, उसको कौन सा लेंस जो होता है वो लेंस यूज करना चाहिए। तो दो प्रकार के लेंस जनरली यूज होते हैं, एक अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। अवतल को बोला जाता है कॉनवेव और उत्तल को बोला जाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये दो तरीके के यूज होते हैं लेंस। तो अब निकट दृष्टि दोष और बार बार कंफ्यूजन होता है, हर बार अपन कितना भी पढ़ लें पर एग्जाम में अपन हमेशा गलत ये कुछ करके आ देते हैं कि यार गलत हो गया यार। तो एक बार आपको कंसेप्ट बताऊंगा तो उसमें आप कभी भी गलत करोगे ही नहीं उसको। ठीक है ना, आप ऐसा ध्यान रखिए दोस्तों कि जैसे कि आप लेंस देख रहे हो तो अवतल इसमें 4 अक्षर आ रहे हैं, ठीक है, उत्तल इसमें 3 अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, तो छोटे अक्षर वाला छोटा दृष्टि दोष के पास जाएगा, बड़े अक्षर वाला बड़े दृष्टि दोष के पास जाएगा। तो जैसे अवतल है तो अवतल में 4 अक्षर आ रहे हैं तो वो निकट में 3 अक्षर आ रहे हैं तो उसके पास जाएगा। दूर में 2 अक्षर आ रहे हैं तो वो छोटे वाले लेंस के पास जाएगा, मतलब उत्तल लेंस के पास जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना तो आप कभी भी पता है गलत करोगे ही नहीं। आपने जैसे ही वहां पर देखा दूरदृष्टि दोष तो आपको पता लगा कि छोटा वाले बात कर रहे हैं, दूर मतलब 2 ही अक्षर की बात कर रहे हैं, तो छोटा वाला अक्षर वाला लेंस होगा। तो छोटे अक्षर वाला लेंस कौन सा है, उत्तल है, तो आप उत्तल आराम से लगा दोगे, तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूरबीन की बात करते हैं। तो खगोलीय दूरबीन की खोज किसने करी थी, केपलर ने करी थी। और गैलीलियो दूरबीन की खोज किसने करी थी, गैलीलियो ने करी थी। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। दूरबीन की खोज किसने करी थी, तो केपलर ने करी थी, गैलीलियो ने। ठीक है, केपलर और गैलीलियो ने दोनों ने मिलकर करी थी। तो खगोलीय किसने करी थी, केपलर ने, और गैलीलियो ने गैलीलियो की करी थी। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स पहला हमारे पास क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश तरंग के माध्यम से बहता है, ये किसने कहा था, न्यूटन ने बिल्कुल भी नहीं कहा था, हाइगेंस ने बिल्कुल कहा था। तो हाइगेंस इसका आंसर है, हाइगेन का तरंग सिद्धांत आपने नाम भी सुना होगा, तो आप ध्यान रखिए हाइगेन ने कहा था। प्रकाश के चिकनी सरफेस से वापस लौट जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपवर्तन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, वो अपने पाथ से हट जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपवर्तन तो हो नहीं सकता है। परावर्तन में क्या होता था कि चिकनी सरफेस से टकराकर वापस लौट जाता था, डेफिनेशन ही उसकी वही है। तो इसका आंसर क्या है, परावर्तन है, रिफ्लेक्शन। आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। प्रकीर्णन तो हो नहीं सकता, प्रकीर्णन में फैलता है। और विवर्तन में, तो विवर्तन वाला टॉपिक ऐसा है कि दोस्तों इसमें आप एक ध्यान से समझ लीजिए विवर्तन को, कि अगर प्रकाश की स्रोत के बीच में अगर कोई अपस्टेंस अगर रख देते हैं हम, तो उसकी परछाई जो होती है वो पीछे पर्दे पे दिखाई देती है, तो विवर्तन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो परावर्तन हमारा आंसर सही है।
अगला क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की गति कौन सी है। तो वायु में प्रकाश की गति, ध्यान रखिएगा लाइट की स्पीड जो होती है दोस्तों, एक फैक्ट है, आप इसको बात ध्यान रख लीजिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होती है वो लाइट की स्पीड होती है। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, दूसरे एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। दोस्तों हम जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ रहे थे, तब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि हीरे में जब हीरा जो होता है उसका क्रिटिकल एंगल बहुत ही कम होता है, लगभग 24 डिग्री होता है। तो जब उसमें हीरे में लाइट जाती है तो बार बार अंदर वो परावर्तित होती रहती है, जब तक कि वो वहाँ पर 24 डिग्री से अगर उसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब तक बाहर नहीं आ पाती है। और 24 डिग्री से जब वो कम अगर टकराती हैं सरफेस से अंदर, तब वो बाहर आ पाती हैं और हमारी आंखों को आके लगती हैं, तब हमें प्रतीत होता है कि हीरा थोड़ा सा चमक रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण ही होता है वो, तो इसका आंसर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी आंसर होगा। पानी में डूबी हुई छड़ किस कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऑप्शन है हमारे अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन। तो दोस्तों अपवर्तन की डेफिनेशन क्या थी, जब लाइट जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जा रही है तो वो अपने जो मेन पाथ है उससे थोड़ा हट जाती है और अभिलंब की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो अपवर्तन में होता है ये। तो जब भी हम पानी में देखते हैं अगर हमें डूबी हुई छड़ दिखाई देती है तो वो क्या करती हैं, हल्की सी अभिलंब की ओर झुकी जाती हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है कि वो मुड़ी हुई दिखाई देती है हमें। तो वो अपवर्तन के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा ए। परावर्तन हो नहीं सकता, प्रकीर्णन हो नहीं सकता, प्रकीर्णन हमने समझ ही लिया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब लाइट जाती है। अच्छा अब ध्यान समझिएगा, ऑप्शन दे रखा है, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से अधिक होता है। तो जब हमने इसको पढ़ा था दोस्तों, तो जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि अगर एक जो किरण है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती हैं, तो अगर वो इंसिडेंट एंगल अगर उसका क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो वो सरफेस से होकर निकल जाती हैं। पर हम जैसे ही उसका एंगल अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से होकर चली जाती हैं, उसके वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं। तो जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा और डेंसर टू रायर जाएगी, तो डेंसर टू रेयर में हमारा आ रहा है बी आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। आसानी से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मरीचिका का एग्जाम्पल है अपवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन या प्रकीर्णन। तो इसको हम ऐसे देखेंगे दोस्तों कि जब मैं आपको बता रहा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसका एग्जाम्पल है मरीचिका का। हमें इमेज दिखाई देती है, आभास होता है कि जैसे रेगिस्तान में हमें जल का आभास होता है, ठीक है ना, तो वो इसी कारण से हमें दिखाई देता है। तो उसका आंसर होगा बी। अब ये कैसे होता है एक बार समझ लीजिए आप थोड़ा सा, कि मान लो सपोज करते हैं कि रेगिस्तान है जहाँ पर एक रेत है, नीचे जो ज़मीन की रेत है वो काफ़ी गर्म होती हैं, तो उसके संपर्क में जो नीचे नीचे की वायु आती हैं वो क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। और ठंडी वायु जो होती हैं वो ऊपर होती हैं, ठीक है। तो जब मान लो कि कोई रे अगर ऊपर से नीचे आ रही है, तो उसको नीचे बहुत सारी लेयर मिलेगी गरम 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 की, एकदम से सबसे ज़्यादा गर्म जो होगी लेयर वो नीचे होगी। तो जितनी भी लेयर होती हैं तो हर एक लेयर पे क्या होती हैं, वो अपवर्तित होती जाती हैं और उसके आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे नीचे आती जाती हैं, आपतन कोण का मान जो होता है उसे क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है। और वहाँ जैसे ही बड़ा हो जाता है तो वो वहाँ से वापस से उसी रिवर्स डायरेक्शन में जाने लग जाती हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को अगर वो आंखों में पड़ती हैं तो उसे ऐसा आभास होता है कि वो इमेज उसकी ऑब्जेक्ट उसको जो नीचे दिखाई देने लग जाता है, तो उसे प्रतीत होता है कि वहाँ पर पानी का उसका आभास होने लग जाता है। तो ये उसका मेन कारण था, आपने समझ ही लिया है तो अब आप उसको देख सकते हैं। ऐसा सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ही होता है। तो आंसर बी। किस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। तो अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, बिल्कुल प्रकीर्णन के कारण ही होगा, स्कैटरिंग के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, मैंने आपको बता चुका हूँ कि वातावरण में जो होता है धूल मिट्टी कण होते हैं, तो सूर्य से आने वाली जो किरण होती है वो उस जो धूल मिट्टी होती है उसे टकराती हैं। तो उसमें जो क्या होता है, सबसे ज़्यादा जिसका एनर्जी होगी उस कलर की, जो वो क्या होता है वो वातावरण में फैल जाता है। तो फ्रेंड्स बैंगनी रंग जो था उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो वातावरण में फैल जाता है। इस वजह से हमें ऊपर जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। तो सिर्फ और सिर्फ स्कैटरिंग के कारण ही ऐसा होता है। चंद्र सरफेस पर अगर एक आदमी है तो उसे दिन में आकाश कैसा दिखाई देगा। तो अगर वो आदमी अगर चंद्रमा पर है दोस्तों, तो वहाँ पर तो कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो वहाँ पर धूल मिट्टी कण भी नहीं होंगे, तो सूर्य से आने वाली किरण जो होगी वो डायरेक्ट वहाँ चंद्रमा पर पहुँचेगी, कहीं भी वो स्कैटर नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आप एक बात थोड़ा सोचिए कि अगर वो स्कैटर नहीं होगी तो डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचेगी, तो हरा पीला नीला कलर तो होगा, हो ही नहीं सकता है। तो आप उसका रंग क्या होगा दोस्तों, काला होगा, बिल्कुल सही। तो डी आंसर हम लगाएंगे इसको। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, सनराइज और सनसेट के समय पर आकाश लाल रंग का दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। तो उसका कारण दोस्तों अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन, बिल्कुल भी नहीं, प्रकीर्णन होगा इसका कारण। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि व्यतिकरण, इंटरफेरेंस लाइट क्या होती है। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है दोस्तों, जब दो फ्रिक्वेंसी की लाइट जो होती हैं समान फ्रिक्वेंसी की, अगर वो एक ही मीडियम में ट्रेवल करती हैं और डायरेक्ट किसी एक ही स्पॉट पे अगर टकराती हैं और एकदम से वो रिफ्लेक्ट होती हैं वहाँ से,
ठीक है ना। तो ये होता है व्यतिकरण में, मतलब जिसका एग्जाम्पल होता है कि जैसे कि पानी है, अगर उसके ऊपर एक और जल की बूंद है, ठीक है, तो वो हमें क्या होती हैं, एकदम से चमकती हुई दिखाई देती हैं, तो वो जो होता है वो व्यतिकरण का होता है। तो व्यतिकरण तो हो नहीं सकता, विवर्तन हो नहीं सकता, आप अपवर्तन तो हो नहीं सकता, अपवर्तन में इमेज ऊपर नीचे दिखाई देती है, ठीक है। तो प्रकीर्णन बचा हमारे पास स्कैटरिंग, जिसकी वजह से हमें वो लाल रंग का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सुबह और शाम के टाइम पे जो सन होता है वो पृथ्वी सबसे दूर होता है, और दूर होने के कारण जो सबसे ज़्यादा जिसकी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है, वही किरण जो होती हैं वो पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं। जो लाल रंग की किरण जो होती हैं उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं। तो आंसर होगा हमारा प्रकीर्णन डी, ठीक है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण जो होता है सबसे अधिक होता है। तो इंद्रधनुष में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती हैं, जब हमने देखा था तो लाल रंग का जो था वो सबसे कम हो रही थी और बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा हो रहा था। तो आंसर क्या है दोस्तों हमारा बैंगनी। बेजानी हपी नाला से आप याद रख सकते हो, मैंने ट्रिक आपको बता रखी वीडियो में। कौन सा अपवर्तन का कारण नहीं है, एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। चलिए देखते हैं हम। सन का अपने वास्तविक समय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना अपवर्तन का कारण बिल्कुल है ये। वहाँ उसमें क्या होता है कि इमेज जो होती है थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, इस वजह से हमने पढ़ी रखा है अपवर्तन में। सन का सनराइज और सनसेट के समय लाल दिखाई देना, दोस्तों अभी हमने पढ़ा वो प्रकीर्णन के कारण है, तो ऑब्वियस सी बात है यही होगा। रात में तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। सन का वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देना, ये भी अपवर्तन के, तो आंसर हो गया दोस्तों हमारा बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम आगे और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। आईएएस 2013 में 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, नीला, हरा, लाल और पीला। तो दोस्तों हमने देखा था कि जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसके पास सबसे कम एनर्जी होती है। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो उस वेवलेंथ हमने देखी थी, लेंथ ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी तो उस एनर्जी जो होती है वो खत्म कर देगा, तो एनर्जी उसके पास कम रहेगी। तो जो कम जिसकी वेवलेंथ होगी उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो होता है हमारा बैंगनी। तो हमारी ट्रिक थी बेजानी हपी नाला। तो बैंगनी रंग की सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, तो वो ऑप्शन में है नहीं। तो जामुनिया रंग उसके बाद आता है, तो जामुनिया भी ऑप्शन में नहीं है, तो बेजानी उसके बाद आता है नीला रंग, मतलब ए आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। नीला रंग जो है ऑप्शन में जो दे रखा है उनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा नीले रंग की होगी। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके भार, आकार, ताप और दूरी के बारे में। तो आईएएस 9 और 2009 और यूपीपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसी तारे के रंग से हमें कैसे पता लगा, तो रंग से हमें उसके पता चल जाएगा दोस्तों, हम उसकी रंग से हम उसके वेवलेंथ तक पहुंच सकते हैं और वहां से हम दोस्तों उसके ऊर्जा तक पहुंच सकते हैं। ऊर्जा जो है वो ताप से रिलेटेड होगी, तो इसका आंसर होगा सी। तो हम आसानी से उसको देख सकते हैं। फोटोन किसकी यूनिट है। तो फोटोन दोस्तों ऑब्वियस सी बात है लाइट की यूनिट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्रेविटी इलेक्ट्रिसिटी तो हो ही नहीं सकती, तो लाइट की यूनिट है। तो चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए कौन सा कारण सही है। परिक्षेपण, अपवर्तन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमने पढ़ा था दोस्तों, तो आपको ध्यान होगा डिस्पर्शन हमने जब पढ़ा था तब उसके अंदर उसका एग्जाम्पल होता है इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष की जो जो बनता है तो उसके अंदर परिक्षेपण, अपवर्तन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीनों उसके अंदर शामिल होते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों होगा डी। आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से। तो आंसर हमारा डी बना। तरनताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, क्यों। देखो इमेज का ऊपर नीचे दिखाई देना मैंने आपको पहले ही बता रखा था, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो आंसर ए इसका सही होगा। व्यतिकरण हो नहीं सकता, विवर्तन हो नहीं सकता, प्रकीर्णन जो स्कैटरिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो एसएससी दिल्ली एसआई 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो अपवर्तन इसका आंसर सही होगा। चलिए आगे और क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, कथन ए बोलता है खतरे का निशान लाल रंग का बनाया जाता है। कथन बी बोलता है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा था कि लाल रंग की वेवलेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो प्रकीर्णन उसका सबसे कम होगा। बिल्कुल, तो बी कथन बिल्कुल सही है। ए कथन बिल्कुल हमें पता ही है ला खतरे का निशान लाल रंग से होता है, तो बी कथन सही है और बी कथन ए की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। तो अब ऑप्शन देखते हैं हम, ए बी दोनों सही हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो सी और डी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, बी वाला कथन गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये वाला कथन गलत है, वो सही नहीं होता। दोनों सही हैं, बी ए की सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल सही ए आंसर इसका होगा। बी तो गलत है, बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो हो ही नहीं सकता, तो ए आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस यूज होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी कि आपको जब भी देखना होता है कि अवतल लेंस यूज होता है किस दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो मैंने इतनी गजब की ट्रिक बनाई थी, आपको उस वीडियो में देख सकते हो आप। अब देखते हैं हम अवतल लेंस से दोस्तों, तीन चार वर्ड है, अ व त ल, तो चार वर्ड आ रहा है, तो चार वर्ड ज़्यादा के पास जाएगा। तो निकट के तीन वर्ड है और दूर दूर के दो ही वर्ड है,
तो अवतल के 4 वर्ड है, ज़्यादा वर्ड वाला है। उत्तल में कितने होते हैं, 3 ही वर्ड होते हैं। तो ज़्यादा वाला ज़्यादा के पास जाएगा, तो अवतल किसके पास जाएगा, निकट के पास जाएगा। तो इसका सी आंसर होगा। ट्रिक मैंने आपको बता रखी है वीडियो में, आप देख सकते हैं। दूरबीन का आविष्कार दोस्तों किसने करा था, मैंने आपको बताया था गैलीलियो ने करा था। तो गैलीलियो इसका आंसर ए बिल्कुल सही। ठीक है, अगले और क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो जब हमने दोस्तों डिस्पर्शन में देखा था कि सूर्य की किरण डाली थी प्रिज्म पे, तो 7 रंग निकले थे, बेजानी हपी नाला। तो दोस्तों आप इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट होती हैं, सबसे कम दोस्तों, सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं दोस्तों। हमने देखा था लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती हैं, सबसे कम जो होती हैं वो होती हैं बैंगनी रंग की। तो आंसर होगा हमारा डी। दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है। तो अब देखिए, दूर, अगर यहाँ पर पूछा जाता है निकट, दूर छोटा वाला पूछा जा रहा है तो छोटे वाले के पास जाएगा। तो दूर दो ही वर्ड है, अवतल के 4 हैं, उत्तल के 3 है। तो छोटा वाला कौन सा है, उत्तल है 3 वाला। तो दो जो है वो 3 के पास जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पूछा जाता निकट, तो निकट में 3 वर्ड है, तो 3 वर्ड वाला जो है वो ज़्यादा वर्ड वाले के पास जाएगा। तो वो ज़्यादा वर्ड किस में थे, ज़्यादा अक्षर किस में थे, अवतल। 4 अक्षर इसमें थे, तो वो निकट वाला अवतल के पास जाता, दूर वाला उत्तल के पास जाता। ठीक है ना। अगर उत्तल पूछ लेते तो भी हमारा जो उत्तल अवतल से कंपैरिजन करके हम 3 वर्ड वाले चले जाते, 3 वर्ड वाला किस पास जाएगा, 2 वर्ड वाले पे, तो अवतल जो आएगा दूर के पास जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया हमारा, इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे हम और देखते हैं क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 मूल रंग होते हैं, तो आर जी बी, ये 3 हमारे मूल रंग होते हैं। तो आर मतलब हमारा रेड हुआ, लाल इसमें आ रहा है। सी वाले में देखिए दोस्तों, नीला हरा तीनों आ रहे हैं, आर जी बी तीनों आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से वायुमंडल किस रंग का दिखाई देगा, ये अपन आराम से समझ चुके हैं। तो काले रंग का दिखाई देगा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कौन सा लेंस यूज होगा। तो निकट दोस्तों, अगर यहाँ पर दूर पूछा जाता है तो छोटा पूछा रहा है, निकट मतलब ज़्यादा पूछा रहा है, तो ज़्यादा जाएगा ज़्यादा वाले अक्षर के पास, तो वो आएगा अवतल। तो इसका आंसर होगा ए। ट्रिक के माध्यम से जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है, टाइम भी लगता नहीं है और कन्फ्यूजन भी नहीं होता है, और आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। चलिए आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने का प्रयास करता है, तो उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए। तो अगर मछली है तो अपवर्तन का रूल लगेगा यहाँ पर, हमें इमेज उसकी गलत दिखाई देगी अगर हम देख रहे हैं, तो अपवर्तन के कारण वो इमेज से हट जाता है हमारा। तो हमने समझ ही रखा है इसको। मछली हमें क्या दोस्तों, ऊपर दिखाई देगी, तो निशाना उसके नीचे लगाना चाहिए। तो जहाँ मछली दिखाई दे रही है उसके नीचे लगाना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, सीधी मछली पर तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, तो बी आंसर होगा। प्रकाश का रंग निर्धारित करता है, तो प्रकाश का रंग जो होता है वो, ऑब्वियस सी बात है, रंग जो है वो ऊर्जा तरंग दैर्घ्य हम समझ चुके हैं इतना ज़्यादा, तो तरंग दैर्घ्य से रिलेटेड है। तो बी आंसर इसका सही होगा।